नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के अष्टम सर्ग की व्याख्या पढ़ रहे थे कि जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और मुनि जो थे, मुनि जी जावाली से वार्तालाप हो रहे थे। जावाली ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कि भगवान, यहाँ पर पशु पक्षी भी अपना स्वार्थ जानते हैं और आप अपने राज्य के लिए, अपने राज्य से की जिम्मेदारी से दूर हट रहे हैं। राज्य हथियाने के लिए लोग अपने पिता की हत्या कर देते हैं, लेकिन आप लोग राज्य लेने के लिए नहीं, एक दूसरे को राज्य देने के लिए दोनों भाइयों में आपस में वार्ता छिड़ी है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा कि हमको राज्य का कोई भी किसी प्रकार का लालच नहीं है, और जिस तरह से आप कहते हो कि पशु पक्षी भी लालच करते हैं, अपना स्वार्थ जानते हैं, तो ना ही मैं पशु पक्षी हूं और ना ही आप पशु पक्षी। तो इस तरह की बातें पिछली क्लास में व्याख्या के माध्यम से बताई। ठीक है, अब चलिए आज हम लोग उसी कड़ी में आगे पढ़ते हैं व्याख्या कि देवर न रुलाओ आह मुझे रोकरियों, कातर होते हो तात तुम पुरुष होकरियों, स्वयमेव राज्य का भूल जानते हो तुम, क्यों उसी धूल में मुझे मानते हो तुम, मेरा मंडन सिंदूर सिंदूर बिंदु यह देखो, सौ सौ रत्नों से इसे अधिक तुम लेखो, सतचंद हार उस एक अरुण के आगे, कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागे, इस निज सुहाग की सुप्रभात बेला में, जागृत जीवन की खंडमयी खेला में, मैं अम्बा शम आशीष तुम्हें दूं आओ, निज अग्रज से भी शुभ्र सुयस तुम पाओ। देखिए, इस काव्य खंड के माध्यम से उर्मिला और भरत का जो है बात, वो सीता जी भी कहती हैं कि देवर न रुलाओ आह मुझे रोकरियों। अब सीता जी यहाँ पर आ गई, सीता से वार्ता हो रही है। तो चलिए, सबसे पहले आपका क्या आता है यहाँ पर, संकेत। संकेत में क्या लिखते हैं कि जिस पद की या जिस काव्य खंड की या जिस छंद की आप व्याख्या कर रहे हैं, उसका प्रथम शब्द और डॉट डॉट करके अंतिम शब्द यह संकेत में लिखा जाता है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। देखिए, इसमें संकेत में क्या लिखेंगे कि देवर न रुलाओ, देवर न रुलाओ, और फिर डाटा डट करके अंत में क्या लिखना होगा, सुयस तुम पाओ, सुयस तुम पाओ। ठीक है, फिर आता है संकेत के पश्चात में आपका आता है संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित है, उद्धृत है या लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। और इसी में आगे फिर आपका प्रसंग में लिखेंगे कि जब भरत को ऐसा लगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का साधारण लौटना जो है यहाँ पर साधारण संभव नहीं है, तब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हे भैया, हे राम, जब तक आप श्री पिताजी की आज्ञा का पालन करें, तब तक भाभी सीता जी वापस जाकर के अपने राज्य की देखभाल करें। हैं? तो इस पर सीता जी बोली, क्या सीता जी कहने लगी क्या, तो फिर आता ये आपका हो गया प्रसंग। इसके पश्चात में आ गई आपकी क्या व्याख्या।
और व्याख्या के बाद में क्या आएगा? विशेष। ठीक, तो देखिए व्याख्या में, तो व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लीजिए। कातर का अर्थ होता है व्याकुल, और स्वयमेव का अर्थ है स्वयं ही। मंडन का अर्थ होता है शोभा का आभूषण, शोभा का आभूषण। और अरुण का अर्थ होता है सूर्य। ठीक, और खंडमयी का अर्थ होता है खंडित। ठीक है, तो ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या में कि देवर न रुलाओ आह मुझे रोकर यूं, कातर होते हो तात पुरुष होकर यूं। सीता जी बोली लक्ष्मण से कि हे देवर, मुझे तुम इस प्रकार रोकर मत रुलाओ। हे तात, तुम पुरुष होकर भी इस प्रकार से कातर होते जा रहे हो। कातर माने व्याकुल, व्याकुल होते जा रहे हो। कातर होते हो तात पुरुष तुम होकर। हे तात, तुम पुरुष होकर भी इतना व्याकुल हुए जा रहे हो। स्वयमेव राज्य का मूल जानते हो तुम स्वयं राज्य का मूल्य भी जानते हो। लक्ष्मण से कहा कि तुम स्वयं ही राज्य का मूल जानते हो, वो कितना उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। सीता जी कहती हैं कि तुम्हें ये पता है, ये स्वयं जानते हो उसका मूल, कि जो राज्य का जो उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, वो कितना उत्तरदायित्वपूर्ण होता है, यह भली प्रकार से आप जानते हो। क्यों उसी धूल में मुझे मानते हो तुम, मेरा मंडन सिंदूर सिंदूर बिंदु यह देखो। फिर मुझे उसी में क्यों संलग्न कर रहे हो? फिर आप मुझे उसमें क्यों संलग्न कर रहे हो? और मैं किसी भी रूप में या वेश में रहूं, क्या कहा कि मैं किसी भी रूप में, किसी भी वेश में रहूं, मेरी शोभा या भूषण तो यह सिंदूर बिंदु ही है। ये जो मेरा आभूषण है या शोभा है, वो ये सिंदूर बिंदु ही है, जिसको सैकड़ों सौ रत्नों से इसे अधिक तुम लेखो। सौ रत्नों से भी अधिक इसे मूल्यवान समझना चाहिए। सत चंद हार उस एक अरुण के आगे। आगे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार स्वयं प्रकृत देवी ने इसे लाल बिंदु रूपी सूर्य के समकक्ष सैकड़ों चंद्र एवं तारागणों को महत्वहीन कर दिया है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी सैकड़ों रत्नों और सुखों को इस सौभाग्य बिंदु पर वार किया है। यानी मैंने भी उसी प्रकार सैकड़ों रत्नों और सुखों को इस सौभाग्य बिंदु के आगे कुछ भी नहीं समझा है, यानी तुच्छ समझा है। कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागे, इस निज सुहाग की सुप्रभात बेला में, जागृत जीवन की खंडमयी खेला में। मैं अपने सौभाग्य के सुप्रभात समय में एवं जागृत जीवन की जो खंडित माया रूपी काल में माता के सदृश तुमको आशीष प्रदान करती हूं। क्या? मैं अपने सौभाग्य के सुप्रभात समय में एवं जागृत जीवन की खंडित माया रूपी काल में माता के सदृश तुमको आशीष प्रदान करती हूं। मैं अम्बा सम आशीष दूं आओ। मैं तुम्हें आशीष प्रदान करती हूं, वरदान प्रदान करती हूं। क्या? कि निज अग्रज से भी शुभ्र सुयस तुम पाओ, कि तुम अपने अग्रज से भी, अग्रज मतलब बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कि तुम अपने अग्रज से भी अधिक सुयस प्राप्त करोगे। ये सीता जी ने लक्ष्मण से कहा। ठीक, चलिए देखिए इसमें विशेष
विशेष में क्या आएगा? नंबर 1, राज्य को कोई नहीं चाहता, यानी राज्य का लोभ किसी को भी नहीं है। यही आदर्श यहां पर व्यंजित है। ठीक। नंबर 2, भाषा सरल एवं सहज है। ठीक है। और नंबर 3, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ठीक, ये आपका विशेष हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला पद कि जो आज्ञा लक्ष्मण गए तुरंत कुटी में, ज्यों घुसे सूर्य कर निकर सरोज कुटी में जाकर, परंतु जो वहां उन्होंने देखा तो दीख पड़ी कोड़स्थ उर्मिला रेखा। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? संकेत। देखिए संकेत में क्या लिखेंगे कि जो आज्ञा। ठीक। इसके बाद में डॉट डॉट करके क्या लिखेंगे? समझ में आया। समझ में आया। फिर आता है आपका संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित है। और इस पद में या इन पंक्तियों में सीता जी की आज्ञा पाकर के लक्ष्मण पर्णकुटी में प्रवेश करते हैं और वहां वे उर्मिला की आकृति की छाया को देखते हैं। ठीक। तो इस बात को इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। फिर आते हैं आपके क्या? व्याख्या। देखिए, और व्याख्या से पहले कुछ कठिन शब्द है उनको देख लेते हैं। सूर्य कर। सूर्य कर मतलब सूर्य की किरणें। ठीक है। और निकर माने प्रवेश करना। आगे सरोज पुटी। सरोज पुटी का अर्थ है कमल पंखुड़ियां। कमल पंखुड़ियां। ठीक। और कोणस्थ माने कोने में स्थित। ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या कि जो आज्ञा लक्ष्मण गए तुरंत कुटी में, ज्यों घुसे सूर्य कर निकर सरोज कुटी में। लक्ष्मण सीता की आज्ञा पाकर के या सीता जी की आज्ञा का पालन करके उस पर्ण कुटी में प्रवेश कर गए, ज्यों घुसे सूर्य कर निकट सरोज कुटी में। वे वहां इस प्रकार घुसे, किस प्रकार? जिस प्रकार से सूर्य के किरणें कमल की पंखुड़ियों में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार के से उस पर्णकुटी में लक्ष्मण जी ने प्रवेश किया। और वहां जाकर के क्या देखा? जाकर परंतु जो वहां उन्होंने देखा तो दीख पड़ी कोणस्थ उर्मिला रेखा। देखिए वहां जाकर के उन्होंने देखा तो सम्मुख एक कोने में एक रेखा सी आकृति दिखाई दी।
और वो कौन थे? यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। यह आकृति क्षीणकाय उर्मिला की ही थी। उसे देख करके वे भ्रम से चकित हो गए, वे भ्रम में पड़ गए और वे सोचने लगे क्या कि ये वास्तव में उर्मिला की काया है और या उसकी छाया मात्र है। लक्ष्मण जी सोचे कि ये वास्तव में उर्मिला की काया है या उसकी छाया मात्र है। क्षण भर के लिए, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। क्षण भर के लिए उनकी बुद्धि ने पूर्ण निश्चय नहीं कर पाया कि यह कौन है, ये उर्मिला की ही काया है या उसकी छाया मात्र है। देखिए दोबारा कि जो आज्ञा लक्ष्मण गए तुरंत कुटी में। सीता जी की आज्ञा का पालन करके लक्ष्मण जी उस पर्ण कुटी में प्रवेश कर गए और वे वहां इस प्रकार घुसे जो घुसे सूर्य कर निकट सरोज कुटी में। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सरोज कुटी मतलब कमल की पंखुड़ियों में जिस प्रकार से सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, उस प्रकार से उस पर्ण कुटी में लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं। जाकर परंतु जो उन्होंने वहां देखा, वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा तो सम्मुख एक कोने में एक रेखा सी आकृति दिखाई दी और तो दीख पड़ी कोड़स्थ उर्मिला रेखा। यह काया है या शेष उसी की छाया। यह आकृति क्षीणिकाय उर्मिला की ही थी। उसे देख करके वे भ्रम में चकित हो गए, वे भ्रम में पड़ गए और वे क्या सोचने लगे, ये काया है या शेष उसी की छाया। ये वास्तव में उर्मिला की ही काया है या फिर उसकी एक छाया मात्र से है। क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। क्षण भर के लिए उनकी बुद्धि में ने पूर्ण निश्चय नहीं कर पाया कि आखिर ये है कौन। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। अब इसमें देखिए आप विशेष नंबर 1, यहां उर्मिला का चरित्र उभारा गया है। नंबर 2, विरह व्यथा उर्मिला का सजीव चित्रण। विरह व्यथा में या विरह व्यथित उर्मिला का सजीव चित्र है, सजीव चित्रण अंकित है। ठीक, और नंबर 3, अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, ये आपका विशेष हो गया। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हम इसी के आगे अनवरत व्याख्या पढ़ेंगे और अगली क्लास में ये आपका मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत का अष्टम सर्ग है वो समाप्त भी हो जाएगा। ठीक, तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।